वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रभा परगाई कक्षा नाइन्थ का चैप्टर 13 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ग्राम श्री कविता पाठ 13 जो आपका ये चैप्टर है, ये काव्य खंड का चैप्टर है, ग्राम श्री कविता। ये जो कविता है आपके बच्चों, ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। जैसे कि आप लोगों ने सबने सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम सुना है। तो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हमारे उत्तरांचल के ही अल्मोड़ा जिले कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। आप लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में तो सुना ही होगा कि वह हमारे उत्तरांचल के ही थे, हमारे उत्तरांचल के रहने वाले थे, यानी कि अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में उनका जन्म हुआ और जन्म 1900 में हुआ। और इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा सहयोग दिया। अपना पूरा सहयोग इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर दिया। और हिंदी जगत में बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में ऐसी बहुत सारी अपनी सुंदर सुंदर कविताएं हमें दी हैं, हमारे लिए लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर आज भी हम बहुत ही प्रसन्न और आनंदित होते हैं। क्योंकि इनकी जितनी भी कविताएं आप पढ़ेंगे उसमें आपको प्रकृति के, पशु पक्षी के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों का आपको वर्णन मिलेगा। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता जो लिखी है ग्राम श्री, तो इस कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगी कि इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या लिखा है। तो ग्राम श्री कविता में बच्चों पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। यानी कि हमारी गांव की जो प्रकृति है, आप लोग जब अपने गांव में जाते होंगे तो वहाँ की प्रकृति आपने देखी होगी। वहाँ जाकर आपको एक अलग ही आनंद अनुभव होता है, अलग ही आनंद मिलता है, क्योंकि पहाड़ों की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसको देखकर स्वतः ही मन क्या हो जाता है बच्चों, आनंदित हो जाता है। तो उसी गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने ग्राम श्री कविता में किया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी ने खेतों में दूर दूर तक फैली लहराती हरियाली का यहाँ पर वर्णन किया है, और दूर तलक जो फसलें खेतों में लहरा रही हैं उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। साथ में उन्होंने गांव में खिलने वाले सुंदर सुंदर फूलों का, पेड़ों का, डालियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों का बहुत ही मनोहारी वर्णन आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि ने ग्राम श्री कविता की इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियाँ सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बौर मीन्स कलियाँ से लद रही हैं। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियाँ झड़ रही हैं। इन सब से कोयल बहुत ही मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है। कटहल जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, उसी कटहल की बात हो रही है। और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। यानी कि यहाँ पर कवि ने
गांव में होने वाली बहुत सारी सब्जियों का वर्णन किया है कि किस तरह खेतों में सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट हरी हरी सब्जियां लगी हुई हैं। इन सब का वर्णन यहाँ पर। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहलक पालक महमल धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बसंत ऋतु होने के बाद अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत करते हैं कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर हैं, आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है, जो पहाड़ों में आंवले होते हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि आंवले के फल से पूरी डाल लद चुकी है, जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहा रहा है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे ज़मीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं, यानी कि खेतों में जो मिर्च हुई है वो एक गुच्छे की तरह थैली के समान लग रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। ग्राम श्री की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है, जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे सवार रहे हैं मानो वे कंगी कर रहे हों। सुरखाब या चकवा जिसको आप कहते हैं, पक्षी का नाम होता है, जल में तैर रहे हैं और मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? यानी कि कवि गांव को हरता जनमन कहता है। हरता मतलब हरा हुआ, हरा भरा। तो कवि ने उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा क्या है? अनुपम है। यानी कि गांव की जो शोभा है वो बहुत ही अनुपम यानी कि सुंदर है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव में चारों तरफ पेड़ पौधे और फसलों के वजह से हरा भरा है। गांव का प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? यानी कि किस मौसम का सौंदर्य का वर्णन इस कविता में किया गया है, ग्राम श्री कविता में? तो कविता में उत्तर है, कविता में बसंत ऋतु, बसंत के आ जाने पर प्रकृति क्या हो जाती? बहुत सुंदर हो जाती है। तो कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में सरसों के पीले पीले फूल खिलते हैं और चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली हो जाती है। तो इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु का सौंदर्य का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत डिब्बा यानी कि गांव को कवि ने मरकत डिब्बा क्यों कहा है? तो मरकत जो होता है बच्चों, वो एक पन्ना नामक रत्न होता है।
तो मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं, जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला कहा है। प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं।